क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग वाले कर लो या जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लो। ऑर्डिनरी देखो अब हो नहीं रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो होने लगेंगे। सॉल्यूशन तो दिए हुए हैं तो वो पूछ लो। यार ये पढ़ाई ना एक्चुअली इतनी आसान नहीं है जितनी सोचा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और सबसे सबसे ज्यादा पेपर टफ जो आता है वो फिजिक्स का आता है। मतलब आईआईटी एडवांस की बात करें, मेंस में अगर देखें तो फिजिक्स का आसान होता है, मैथ्स का टफ होता है। और जो मैथ्स का लेवल है वो भी, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मेरे को तो पता है मैथ्स और फिजिक्स दोनों, मुझे तो पता है कि एक्चुअली क्या लेवल है। बाउंस से चले जाते हैं क्वेश्चन, बाउंस से चले जाते हैं। ये एक बात, एक टीचर की बात नहीं है, ये तो बहुत ही कम रेयर होता है कि बोलता है टीचर की कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि यार क्वेश्चन की वैरायटी इतनी ज्यादा है, कहीं पे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और बहुत लेवल हाई है। सीबीएसई लेवल तो उसके सामने 10% है, खाली डेरिवेशन और ये सब है, 20% है मैक्सिमम। तो एनीवे सीबीएसई का करेंगे, एनसीईआरटी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फिर एससी वर्मा करेंगे, फिर कंपटीशन के, फिर उसके बाद करेंगे। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? या कंपटीशन के पूछते रहना उस चैप्टर की, जैसे तुम बोल रहे हो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है सर ऑर्डिनरी थिंकिंग के या कुछ, तो बताने तो मुझे ही है ना वो। अब देखो, अगर अगर हम एक खाली एक सीबीएसई पैटर्न पे चलें तो हमारा कुछ हो भी नहीं सकता। और जैसे ही लेवल बढ़ाते हैं तो फिर तब थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, समझने में भी आएंगी, वैसे भी दिक्कत आएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आएगी, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी बेटा। उसमें जो लोग जैसे घर में नहीं पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, जो घर में रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, तो वो सब भी करना पड़ेगा। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। वो लोग नहीं है पीछे के बैठे रहते थे, बातें करते रहते हैं। नहीं वो लड़कियां, वो तो माइक पहन लो। अच्छा वहां पे माइक पहन लो। दृष्टि और एक और थी ना जो बोलती है कि मेरे को आता है सर, समझ नहीं है, बातें करती है। जब वो लोग बातें कर रहे हो तो पूरे पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। वही ये है कि देखो पहले से इम्प्रूवमेंट तो होगा, सबको होगा। पहले से तो फिजिक्स काफी अच्छी हो गई होगी और होगा, टाइम तो लगेगा बेटा। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते यार 25 से 35 ईयर्स तो मेरे को हो गए, और जबकि शुरू से मैं कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ। तब लेवल अलग आता था, अब लेवल अलग आ रहा है। पहले ज्यादा लेवल था पहले के, लेकिन बेटा वो टॉपिक ही हट गया है। चैप्टर पहले तो एक अलग पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते थे, अब वो सब हट गया। उससे पहले तो खाली एडवांस ही होता था, तो मेंस आया, या ट्रिपल ही आया था, ऑल इंडिया। हाँ स्क्रीनिंग। ये तुमने पूछा बेटा कि ये इस वायर से करंट जा रहा है, इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो डीएल लेंथ ये ले ली, इसकी वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डीबी, ये भी मिटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले देखो, सबसे पहला लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस वायर में करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इस तरफ होगा, चार्ज है अगर इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ये क्लियर है? तो हाँ, किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो तो इस तरफ होता, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ, डीबी। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल एकदम जिस तरह से मैं सोचता हूँ उस तरह से बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे से कभी भी तुम कुछ भी पूछते हो मैं अचानक बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक हर एक चीज के पीछे एक सिस्टम सेट कर रखा है। ये नहीं है कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, कुछ नहीं।
एक हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक डेवलप है बेटा। अब इन्होंने मेरे से पूछा कि ये सर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे दिमाग में क्या गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने ये लिखा। अब अगर ये वायर बेटा यहाँ पे भी होता, इसकी वजह से देखो डीएल लेंथ ये अगर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किधर होगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, डीबी। अब देखो ये कंपोनेंट, ये एक्स एक्सेस और ये कंपोनेंट वाई एक्सेस, ये एंगल अगर फाई है तो ये 90 हो गया, तो ये भी क्या आएगा बेटा, फाई। ये क्लियर है बेटा, ये पूरा 90 है और ये भी 90 है, तो ये 5 हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक क्या होगा बेटा यहाँ पे, डीबी कॉस फाई, ये कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस फाई, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बेटा, डीबी साइन फाई। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा, बस सिंपल। ट्वाइस नहीं करूंगा बेटा, ये फिर ये फिर ये, तो ऐसे तो n टाइम्स आ गया, छोटे छोटे सेगमेंट लूंगा, इससे अच्छा एक को लेकर के इंटीग्रेट कर दूं। ट्वाइस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ट्वाइस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो ये इसका रेडियस ए, डिस्टेंस एक्स, दुनिया चल रही है, चलने दो। ये ठीक है, ये वायर के साथ ये एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, उसने भी बताया था ये, तो ये एंगल तो हमेशा 90 होगा बेटा। तो डीबी क्या है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा क्या है बेटा, 90, क्लियर, साइन ऑफ 90। डीबी आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड will be integration of dB sin of phi, करेक्ट। dB क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। साइन क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए बाय आर, ठीक। समझ गए ये बात, क्लियर। म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर क्यूब ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आएगा बेटा, ऐसा करना बेटा, एक बार सर से पुराने पेपर ले लेना तुम। अभी देखा तो वो मेरे को दिखा रहे थे, मैंने बोला जो टॉपिक हमने कर रखे हैं उसके क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चों को, वो एक बार दिखा दो इनको मेंस के, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आपको दे देंगे, या ग्रुप में वो भेज दें, या बाईजूस से निकालें या कहीं से निकालें, है ना। तो वो आप देख लो बेटा, एक बार अगर तुम देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें आता कितना है, ठीक है। ये बड़ा वास्ट है बेटा, कहीं से भी कुछ भी ऐसे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार अपना लेवल करते रहो और उसके हिसाब से देखते रहो। मैं इतनी तो गारंटी ले लूंगा
कि 60% क्वेश्चन जो टॉपिक करा दिए हैं वो तुम सही कर दोगे आए हुए, और 60% 70% तो टॉपर्स के होते हैं नंबर मेंस में, मानते हो कि नहीं? 15,000 के आसपास जिसका रैंक आता है उसके 70% के आसपास ही आते हैं, 60%, 98 99 परसेंटाइल आ जाता है उसका, है ना? और ये कंपटीशन बेटा ऐसे कंपटीशन नहीं है कि 100% कोई कर लेगा, 50% के बाद तो सिलेक्शन ही हो जाता है, 55-60% कर दिया तो आराम से मिल जाती है आपको सीट, और क्या। अरे नहीं भाई, 130 में मतलब 140 में 98 परसेंटाइल आया था पिछली बार, 3 हाँ 100 परसेंटाइल जिसकी आई तो वो तो कोई एक दो एक्सेप्शनल हो गए, 100 परसेंटाइल तो अभी भी आती है, 100% नहीं आता है बेटा, परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क है। 100 मार्क्स आना और परसेंटाइल आना दोनों में फर्क है ना। हाँ अभी अभी एक द्वारका में क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा, ठीक है? नहीं वहां तो नहीं लिया, ठीक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% है, जैसे अब 100 में जिस बच्चे के मैक्सिमम आए 70 आए, तो 70 को 100% लेके परसेंटाइल लेके फिर बाकियों के नंबर उसी हिसाब से दे दिए जाते हैं। तो अभी अगर तुम किसी साइट में चेक करोगे तो जो पिछली बार जिसके 160 आ गए 300 में, उसका 98.86 परसेंटाइल था, समझ गए ना? तो एकदम से ड्रॉप करता है मैंने, जो जो मैक्सिमम है वो तो मैक्सिमम तो सुपर जीनियस होते ही है ना कुछ लोग, वो वाली बात थोड़ी करनी है हमें, हमें तो अंदर घुसने की बात करनी है गेट पे। 100% तो बहुत ही कम पिछली बार आ गए। हाँ अरे तो फिर उसके बाद वो फिजिक्स के नंबर देखे जाते हैं, फिर इसके बाद मैथ्स के नंबर देखे जाते हैं लास्ट में। हाँ हाँ प्रायोरिटी होती है, जैसे इक्वल मार्क्स आ गए तो पहले फिजिक्स के नंबर देखे जाते हैं, फिजिक्स में ज्यादा किसके हैं, तो फिर उसके बाद मैथ्स के देखे जाते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के देखे जाते हैं, तो फिर वो एक ही उसमें आ जाता है उनका नाम, ठीक है ना? ये आ गया बेटा, क्लियर? अरे यार ज्यादा मत सोचो, पहले अंदर घुसने की बात करो, उसके बाद वो टॉपर की बात करना। देखो बेटा, एक तो अभी कुछ आता नहीं है, दूसरा फिर इतनी बड़ी बात करते हो, पहले यार थोड़ा सा लॉजिकल बात तो करो यार, जमीन में खड़े होके बात करो। हाँ अभी तुम ऑर्डिनरी थिंकिंग कर नहीं पा रहे बेटा, उसमें हम सोच रहे हैं कि यार क्या करें, कैसे सिखाएं। एक बार अभी सोच रहे हैं कि यार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, और दूसरी तरफ ऐसी बातें करते हो, ये वेरिएशन क्यों? हाँ ये आ गया बेटा। अब आर क्यूब देखें, मतलब ये पढ़ाने वाले के ऊपर देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक क्लास में एक ये भी है और एक वैसे भी है, कुछ एक को कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है जब सिलेबस काफी हो गया होता है, क्योंकि तब वो लेवल डिफरेंस और ज्यादा दिखने लगता है। अब पढ़ने तो सभी आ रहे हैं ना, मेरे को तो सभी को पढ़ाना है, तभी ये चीज मैंने सोचते हुए फिर मैंने सोचा यार कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊं जिससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए इनका, फिर उसके बाद एससी वर्मा से कराऊं, फिर उसके बाद जो बीच में जैसे ऑर्डिनरी थिंकिंग इनसे गड़बड़ हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है वो भी कराते रहूं बीच में। हमें तो कुछ ऐसा करना है कि सभी इंप्रूव कर जाएं। नहीं मतलब अगर हम क्वेश्चन ही गलत करते रहे, हर क्वेश्चन को बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, छोड़ो आगे करते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? उसकी भी तो एक लिमिट है बेटा, आर क्यूब की वैल्यू रख दो इसमें। अरे प्रॉब्लम नहीं, अभी जब करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा, प्रॉब्लम ये है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि एक आदमी तो 10 घंटे पढ़ रहा है, एक आदमी को 2 घंटे पढ़ना भी मुश्किल है।
अरे तो आते हैं कि नहीं आते हैं? तो कर लिए ना, तो बस ठीक है, थोड़े से और देख लेंगे, आगे पढ़ा दूंगा। यसी वर्मा के क्वेश्चन बुक ले आया करो, उससे कर लिया करेंगे। कुछ देखो, ऐसे हम कितना भी कर लें, ऑन पेपर जब बात होगी तो बोलेंगे कुछ करा ही नहीं। ऐसे कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हमने उससे, यसी वर्मा से हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो है, लेकिन किसको क्या बताएं। जब बात आएगी तो बोलेंगे यार अभी तक एनसीईआरटी तक तो कराया नहीं। ये है, ये आ गया बेटा। अरे इधर देखो यार, अचानक मैं डांटने लगूंगा, तुम लोग भी कुछ कुछ बोलोगे फिर। ये आ गया 3/2, करेक्ट। एट द सेंटर क्या होगा बेटा? एक्स को 0 करो, देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? μ0I/2r आ गया। इसका मतलब डेरिवेशन सही है। उस दिन भी ये बात बोली थी कि एट द सेंटर करके देखो, तो जैसे ही एक्स को तुमने 0 किया तो वो आ गया ना μ0I/2r, और यही था फॉर्मूला। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप का था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये था। ठीक है, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म था। एंगल ऑफ डिप के बारे में थोड़े से कंपोनेंट और वो समझाने हैं। वर्बली तो बता दिया था कि इस तरह से एंगल दबा हुआ होता है, ये होता है, थोड़ा मैथमेटिकल। ठीक है, ठीक। एंगल ऑफ डिप, हम यहाँ पे दिल्ली में हैं, कौन सा पोल दबा हुआ होगा? नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा पोल दबा होगा? क्यों बेटा? क्योंकि साउथ पोल के ज्यादा करीब है। ये बात कर ली थी हमने, ये बात की थी कि बेटा ये अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे झुकी हुई है, और ये इक्वेटर है बेटा। अगर कोई पोल रखोगे यहाँ पे, कंपास रखोगे, तो ऐसा होगा। यहाँ पे लोगे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन गया ना, ये इस तरह का पोर्शन आ गया, और हॉरिजॉन्टल ये है बेटा, तो नॉर्थ पोल दब गया। यहाँ पे आ गए पोल्स पे, तो क्या आएगा एंगल ऑफ डिप? 90। जैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर पे जाओगे तो साउथ पोल दबेगा। ये था। अब अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे, ये बी तो ये होगा बेटा, और ये एंगल ऑफ डिप हो गया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है झुका हुआ। जैसे नॉर्थ पोल इधर है तो कंपास देखोगे तो ऐसा दिखा रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली पोल के ज्यादा पास आ गए हम। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया? नहीं, वो डायरेक्शन तो सही है, लेकिन ये ऐसे दिखा रहा है। कंपास अगर फिजिकल कंपास लाओ, ये मोबाइल वाला नहीं, तो वो आपको हल्का सा दबा हुआ दिखेगा, तो आप सोचोगे कि यार ये लगता है भारी है इधर, पर एक्चुअली भारी नहीं है। वी आर मोर क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, दैट्स व्हाई। अब जैसे अगर तुम यहां से कश्मीर चले गए बेटा, तो और एंगल ऑफ डिप ज्यादा हो जाएगा। कन्याकुमारी आ गए तो कम हो गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एक नंबर में। और नीचे चले जाओगे बेटा, इक्वेटर पे आ गए, 0 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से देखा जा रहा है ना एंगल ऑफ डिप, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच ये होगा बेटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बी वी ये होगा। क्लियर? हर चीजों को बड़ा ध्यान से सुनो, समझो, और कोशिश करो बेटा इम्प्रूव करने की। ऐसे गलतियां तो पूरी जिंदगी देखते ही रहेंगे हम एक दूसरे की। हर इंसान में गलती होती है, मेरे में भी कुछ गलतियां होंगी। बी वी वर्टिकल, हाँ समझे? बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? बी, बी कॉस ऑफ डेल्टा।
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। फाई नहीं है बेटा, ये डेल्टा लिखा है। फाई भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है आपको कि ये एंगल ऑफ डिप है डेल्टा। और बी वर्टिकल कंपोनेंट, बी साइन ऑफ डेल्टा। तो बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल, साइन ऑफ डेल्टा बाय कॉस ऑफ डेल्टा tan डेल्टा बी बी बाय बी एच, ये एंगल ऑफ डिप है। डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स बी बी बाय बी एच, ये आ गया। ठीक। कई बार क्या बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा होता है, एंगल ऑफ डिप दे रखा होता है, तो बी निकालने को बोल देते हैं, है ना। कई बार वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ डिप का यूज जब आएगा जब हम इस तरह का पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक प्लेन यूं जा रहा है ऐसे, तो ये फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा अगले चैप्टर में। प्लेन एक ऐसे जा रहा है, फाइटर प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को काट रहा है, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा उसके विंग्स के अक्रॉस, तब इसका रोल बड़ा आ जाता है। फिर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्विस्ट आ जाता है। हाँ, अरे वो हर जगह फर्क, तो तभी तो जो बर्ड्स हैं नेविगेट कर लेती हैं, साइबेरियन बर्ड्स यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे ऐसे पंख हिला रही हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो उनको पता होता है कि कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है विंग्स में। वो फील्ड करती हैं बेटा, अगर वो पैरेलल जा रही हैं तो अलग हो जाता है, ऐसे जा रही हैं ऐसा हो जाता है, इसी वजह से वो डिफ्लेक्टिंग नहीं करती हैं। बेटा इतना सेंस है जानवरों में, हम अजीब जानवर हैं, हमारे कोई सेंस नहीं है। मतलब इतना सेंस है उनमें, कितने किलोमीटर ऐसे ही बेचारे चले जाते हैं, नेविगेशन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उनको पता है कि किस तरह से कर रहा है तो कैसा झटका लग रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। चलो खैर, ये तो एक ऐसी जनरल बात कर रहे थे, समझ गए बेटा। ये एंगल ऑफ डिप है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया, बी पता चल गया, tan थीटा पता चल गया, थीटा tan इनवर्स बी वी बाय बी एच। तुम सोचते हो कि इसके पीने के बाद दिमाग चलेगा? रम बोल करके पी रहे हो। यही यही एक पागल होने की निशानी है। बोलते हैं सारा दिमाग तो चलता नहीं, चलो रम पीते हैं शायद चल जाए। मतलब इतना ज्यादा अपने बारे में पता चल जाता है। चलो हद हो गई। बोलते यार ये दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, चलो रम पीते हैं। अब फिर देख, नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तुम चलाओ दिमाग। चलो, मतलब अगर नहीं चल रहा है बेटा तो नहीं चलेगा, कुछ खा पी लो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं सोचोगे कि यार मेरे को सीखना है। समझे? ये सब चीजें क्या है और तुम्हारे दिमाग को स्लो कर देगी। अरे OH होता है ना, OH अल्कोहल के ग्रुप में OH होता है, ऑक्सीजन है ज्यादा मिल जाता है तो सांसें धीरे धीरे चलने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही गया बॉडी में। और H से क्या है, जब हाइड्रोजन बर्न होती है तो एनर्जी आती है, तो जब बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो एकदम ढीला पड़ा रहता है शरीर। समझे? ये मेरे को ऐसा लगा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, फिर अब आगे बताता हूँ बेटा। यार एक्सपेरिमेंट करना है तो कुत्ते के ऊपर करके देखना, और तुम्हें ही भौंकेगा रम पिला के। अच्छा, इसे पिलाओ। चलो चलो, एनीवे अब फिर आ जाते हैं टॉपिक पे। ये पता चल गया तुम्हें, अब आगे पढ़ लेते हैं बेटा। फिजिक्स झटके देने के लिए काफी है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अपने आप को कब तक आंख बंद करके बैठे रहोगे। पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया था समझ में?
ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर यूनिट भी पता चल गई थी, एक बार ये भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। जनरली लोग जानते नहीं है कि पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैंने वो सारा विजुअलाइज करा दिया है आपको, ठीक है ना, कि किस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में क्या ऐसा लिंक है वो समझा दिया है। अब अगर यहाँ पे देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, तो नेचुरली इधर क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है ना, तो बी का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे पोल डिस्टेंस भी है, नॉर्थ पोल इधर है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा बेटा, ये साउथ पोल होगा, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक। अरे सब करेंगे बेटा, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहो, जो नहीं आता है मान लो कि नहीं आता है, समझे। देखो कोई कितना बड़ा भी टीचर हो, जब तक तुम नहीं चाहोगे कि पढ़ा ले कोई, तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, ये कंफर्म है, ये मेरी बात नहीं है, ये इन जनरल है। जब तक आपकी फीलिंग नहीं आएगी कि आपको पढ़ना है, तब तक मैं क्या करूंगा बताऊं, मैं तो इंसान ही हूं ना, और दिमाग तुम्हारा भगवान कंट्रोल करता है, तुम भी नहीं करते, इसीलिए ऐसी बातें करते हो, समझे। तुम चाहते हो कि सब कुछ एकदम ऑन रेडी टेबल पे हो, सेलेक्ट करो और खा लो, बस खत्म हो गया। एक ये चीज है बेटा जो पैसे से खरीद नहीं पाया है कोई, करोड़ों रुपए भी दे दो कुछ नहीं कर सकते अगर तुम्हें सेंस नहीं है तो। इस दुनिया में बाकी सब चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, पढ़ाई नहीं खरीदी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा, कोई इसके अदरवाइज कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, समझे। अगर मैं नहीं समझा पा रहा, ठीक है, मेरे में कमी होगी, लेकिन तुम्हें दूसरा भी नहीं समझा पाएगा जब तक अगर तुम नहीं चाहोगे। आपको खाली अकेले नहीं कह रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं ये, नहीं। तो बेटा आपको महसूस करना है, रियलाइज करना है, क्वेश्चंस करना है, और इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बिना मेहनत के आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने दिमाग को चलाना ही पड़ेगा। मैथ्स का पेपर देखो, उसका मेंस का इतना तगड़ा बाउंसर जाएगा ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या है, एक बार देख के देख लो, देख लो एक बार, तुम्हें मतलब आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड से तो अटैच करना है, फिजिक्स तो फिर भी समझ जाओगे तुम, क्योंकि हम फिजिक्स में ज्यादातर इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखो, उसके फंक्शन रिलेशन कर लिया, रिलेशन का मतलब पता नहीं होगा, फंक्शन का मतलब पता नहीं होगा, और जब क्वेश्चन आएंगे तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे वाले आ जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिए, अब जब क्वेश्चन करने बैठोगे पता चला यार कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि खाली कॉम्प्लेक्स नंबर ही किया आपने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं की है, तो कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, जैसे ही तुमने उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ली, आता कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स अलग हो गई तुम्हारे लिए, दोनों को आप लिंक नहीं स्टेब्लिश कर पा रहे हो, जबकि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स खाली लिखने का तरीका है बस, और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, 15 मिनट की वो क्लास है। लेकिन बात क्या है कि आप इस तरह के सोचो तो सही, इस तरह से सारे लिंक बनेंगे, पढ़ाने वाले तो फिर मिल जाएंगे। 1 घंटे के अंदर पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म, अगर कोई समझता है तो। लेकिन वही खत्म कर सकता है जिसको डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम है, वो देखेगा कि यार इस तरह से हो रहा है स्लोप, इसका ऐसा यूज कर लेंगे, ऐसा यूज करेंगे, ये करेंगे, खत्म। लेकिन अब बात वही है ना बेटा, ऐसे ही फिजिक्स में भी है, मेहनत करो, ये आ जाएगा। अब टॉर्क निकालना है इसमें, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा बेटा यहाँ पे, एम इंटू बी, उसमें क्या था बेटा, क्यू इंटू ई, क्लियर। इसमें किस तरफ होगा बेटा, एम इंटू बी, ये फोर्स, क्लियर। तो टॉर्क क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा होगा बेटा, इतना सुनाता हूं मैं तुम्हें। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तुम्हें अच्छे से सुनाऊं, अच्छे से डांटूं, लेकिन तुम्हारे
सबके भारी ग्रह अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता हूँ, वो गड़बड़ हो जाता है, फिर मेरे को तकलीफ होने लगती है, इसलिए मैं ज्यादा डांटता नहीं किसी को। अरे जैसे मैं तुम्हें पीटूं तो तुम्हें जो तुम्हारे गलत वो पोजीशंस होंगी प्लैनेट्स की, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। अरे वो होता है यार, इसीलिए तो किसी को ज्यादा कहना नहीं चाहिए, इसीलिए तो मोदी को सब गालियां देते हैं तो वो और तरक्की करता है, क्योंकि सबके भारी ग्रह है, तो मोदी के भारी ग्रह सब लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। ये लॉजिक है बेटा, समझ गए? इसीलिए तो जैसे तुम बोलोगे यार क्या बेवकूफ है मोदी, तो जैसे ही ये बोला ना, तो उसके जो भी भारी पोजीशंस होंगे वो मैंने अपने ऊपर ट्रांसफर कर दी, इसीलिए वो कंफर्टेबल तरीके से रहता है। ये लॉजिक है। इसलिए तुम मुझे खराब बोलोगे तो मैं तो तरक्की करूंगा। यार ये तो मैं तो तरक्की करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम्हारी आफत होगी। ये देखिए टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो टॉर्क एम डी, और ये क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेट ने कितना एंगल बनाया? थीटा। अब ये देखो बेटा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ पे एंटर कर रही हैं, तो इसका जो होगा डायरेक्शन ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का किधर है? इधर, तो एंगल तो यही लेंगे बेटा। अगर तुम इसे नॉर्थ कर दोगे, साउथ कर दोगे, इसे नॉर्थ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो फिर इधर चला जाएगा, ऐसे लग जाएगा फिर। लेकिन क्या है, हमें डायरेक्शन किसका देखना है? मैग्नेटिक फील्ड का और बार मैग्नेट का। जैसे डायपोल का डायरेक्शन देखा जाता था, तो ये लेते थे ना, माइनस से प्लस की तरफ होता है डायरेक्शन, क्योंकि प्लस वाले से फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस में एंटर करती हैं, और ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस लाइंस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे आगे रुकेगी नहीं, आगे जाएगी। तो जब आगे जाएगी तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस से प्लस। डायपोल मूवमेंट कहते थे ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसका डायरेक्शन ये हो गया बेटा। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा? ये है ना। तो एंगल क्या आएगा बेटा? थीटा। अब साइन थीटा यहां से देख लें, परपेंडिकुलर ये डी, टू एल, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या आएगा? टू एल साइन ऑफ थीटा एम इंटू टू एल बी साइन थीटा। कैपिटल एम आ गया, तो टॉर्क क्या आएगा? कैपिटल एम बी साइन थीटा। अब इसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड की बात आया अगर, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू डू वर्क। तो तुम सोचोगे कि वर्क कैसे निकलेगा? लीनियर मोशन में वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू, तो रोटेशनल में क्या होगा? टाउ इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, तो टॉर्क तो ये निकाल लिया आपने, इंटू थीटा कर दोगे, और थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे, थीटा 1 से थीटा 2, तो एनर्जी स्टोर्ड आ गया बेटा। समझाता हूं फिर से। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी की बात होगी तब क्या होता है बेटा? वर्क। अगर ऐसे है बेटा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मैं वर्क करूंगा, ठीक। तो जो मैंने वर्क किया इसके अंदर एनर्जी आ गई। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था बेटा? पी था,
Q इंटू 2L, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था, M इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, उसमें क्या था Q इंटू 2L, इसमें Q की जगह क्या है बेटा, पोल स्ट्रेंथ है, M इंटू 2L। ओके, आई बात समझ में, है क्लियर। तो टॉर्क ये आ गया बेटा, एनर्जी स्टोर करें तो DW टाउ इंटू डी थीटा, यहाँ पे लिख लेना एनर्जी स्टोर्ड इन ए डायपोल, क्लियर। तो ये क्या आएगा बेटा, W टाउ डी थीटा, इसे इंटीग्रेट कर लो, टाउ आ गया एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 पे इंटीग्रेट कर दो, थीटा 1 ये था, बाद में ऐसे कर दो, थीटा 1 से थीटा 2 कर लो जनरल, बाद में थीटा 1 को 0 कर देना, फिर 0 एंगल है, फिर थीटा पे आ गया, थीटा 2 को थीटा कर देना। वेरी गुड बेटा, समझ गया। अब इसमें थीटा 1 को 0 ले लो, इनिशियली 0 था और तुमने ऐसे ट्विस्ट किया, लॉजिकल 90 तक, वो तो मैक्सिमम हो गया बेटा, नहीं 0 से थीटा एंगल तक किया, हाँ ये आ गया ना बेटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब थीटा 2 और थीटा 1, ठीक, थीटा 1 है बेटा 0 और थीटा 2 है थीटा, आ रहा है तुम्हें समझ में, नए हो पहली बार आए हो, कोई बात नहीं बेटा, जो भी है ना अलग से भी बता दूंगा। हाँ ऑप्टिक्स हो गया, फिजिक्स रह गया बेटा, जितना कर लो जितनी बार करो, जब पहली बार करोगे ना तो अजब से अलग टाइप की फीलिंग आएगी, जब दोबारा करोगे वही चैप्टर तो अलग टाइप की आएगी, जब तिबारा करोगे तो शायद कुछ अलग हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए लेकिन एक्चुअली समझे नहीं होते हो। तो जैसे ही दोबारा, जैसे अब ये तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें अलग तरह का, ये नहीं है कि यू आर लूजर, तुमने कर लिया, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, तो 2 या 3 बार तो वैसे भी करना पड़ता है बेटा, समझे। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, तुम्हें लगेगा कि तुमसे आता है लेकिन एक्चुअली आता ही नहीं है, क्या करें बताओ। तब जाके पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं तब पता चलता है कि यार ये नहीं आ रहा है। अब अगर वो नहीं आया पता करने में, अगर लेट हो गया तब तो गया काम से, नहीं। तो ये आ गया बेटा थीटा 1 कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ थीटा, है ना। ठीक, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कब होगी, मैंने इसीलिए ये फिगर नहीं मिटाया था, ऐसे रखा है, ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया,
तो मैक्सिमम एनर्जी हो गई। फिर से बताता हूँ, ऐसे है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये मिनिमम एनर्जी लेवल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे किया एनर्जी आ गई, और ऐसे किया ऐसे आ गई, ऐसे किया तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर 180। डायरेक्शन ये था ना इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है अंदर, बार मैग्नेट के अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जीरो है ना। अब जब ऐसे करूंगा तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया, और ये वाला बाहर का फील्ड का हो गया, डायपोल का, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या हो गया ये, और ये, तो ये कितना आ गया 180। डायरेक्शन का पर तगड़ा रोल है ना बेटा। अब देखो, अगर यही नहीं समझे, तुमने सोचा कि यार हो गया, क्वेश्चन करने बैठोगे पता चला यार फंस गए, है ना। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम एनर्जी कब होगी ये। अब देखो होता क्या है बेटा, अगर ये क्वेश्चन मेंस में पूछेगा कोई, तो क्या सोचते हो ये पूछेगा तुमसे? ये नहीं पूछेगा, वो बोलेगा टाइम पीरियड निकालो इसका, है ना। तो टाइम पीरियड निकालने को आएगा तो फोर्स निकालना पड़ेगा या टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो जब टॉर्क निकाल लोगे तो उससे ओमेगा आ जाएगा। याद करो टॉर्क में किया था ना, फोर्स निकाला था, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन किया था। अब देखो ये जो फोर्स है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स आ गया था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया था बेटा, के बाय एम, याद आया। और ये चीज जो थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ ये आया था कि नहीं, उल्टा उल्टा लगेगा, फिर ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया। अब अगर ये मेंस में क्वेश्चन आया, मेंस में क्वेश्चन आया, और अगर आपने एसएचएम नहीं किया 11th में, तो आप कर ही नहीं पाओगे बेटा। अरे मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ बेटा, ये थोड़ी है कि क्वेश्चन गलत, कि ये क्या गड़बड़ हो गया, कि ये हो गया। मतलब आपकी दिमाग में हर एक चीज बराबर होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ रहा हो तो एक प्रॉपर सेंस में होना चाहिए। अब अगर खाली मेंस में यही क्वेश्चन पूछते तब तो कुछ था ही नहीं ना। अब वो ये थोड़ी पूछेंगे, वो पूछेंगे इसका टाइम पीरियड बताओ बेटा। तब तुम्हें सोचना है कि ये ओमेगा जो था ये आ गया यहाँ पे के बाय एम रूट, और 2 पाई बाय टी था, 2 पाई बाय टी था ना, रूट ऑफ के बाय एम, तो यहाँ से टाइम पीरियड आया। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो टॉर्क वाला नहीं होगा, रोटेशनल में क्या होगा, टॉर्क, मतलब टॉर्क वाला ही होगा, ये कह रहा हूं। तो इसमें जो फोर्स लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या है, एम बी साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं। अगर थीटा छोटा है तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और टॉर्क का डायरेक्शन जिस तरफ मूव करोगे उसका उल्टा लगेगा, है ना। और टॉर्क क्या होता है बेटा, आई इंटू अल्फा। अरे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा आएगा टॉर्क, क्योंकि जब रोटेशनल में बात आती है, लीनियर में जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो रोटेशनल में क्या होगा, मास की जगह क्या आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, अल्फा आएगा। यहां तक बात समझ में आई, नहीं आई। अब जैसे ये क्लास 11th का बेटा अब रोटेशनल वीक है, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो हमारे पास बेटा पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा है, कुछ टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए कुछ ऐसा करें कि फटाफट होते ही चला जाए, सिलेबस जल्दी खत्म करें। और ये सब टेलर सीरीज, वो अब अगर बोलूंगा ना तो फिर टेलर सीरीज समझाना पड़ेगा। वो देखो ऐसे तो जैसे ही तुम हायर हायर जाओगे तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड से बड़ी सिंपल हो जाती हैं। जैसे गामा फंक्शन लगा दो मैथ्स में, इंटीग्रेशन एकदम आसान हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइप का बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। लेकिन अब ये गामा फंक्शन समझाना फिर आसान है क्या? तो प्रॉब्लम ये है, फोरियर सीरीज लग गई, ये लग गई, वो ठीक है सही है, लेकिन आपको इस लेवल में नहीं समझा सकते वो सब। अब देखो ये आया अल्फा,
और ये आ गया माइनस एम बी थीटा। तो अल्फा क्या हो गया बेटा यहाँ से, ये माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, एम बी बाय आई। आया कि नहीं आया, ये भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी में भी है इसके ऊपर क्वेश्चन। टाइम पीरियड बार मैग्नेट अगर इसमें रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेटा यहां से क्या आएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर एम बी बाय आई आ गया। हैप्पी? अरे बेटा मूव तुमने ऐसे किया, टॉर्क इधर लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मूव होगा उसको उल्टा लगता है ना, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। हाँ, ये एसएचएम में किया था, स्प्रिंग को तुमने दबाया इधर, फोर्स इधर लग रहा था। पेंडुलम को तुमने ऐसे स्विंग किया, मूव इधर किया, फोर्स इधर लग रहा है। तो टॉर्क उल्टा लग रहा है ना इसमें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट। अरे मेरे को एसएचएम प्रूफ करना है ना, एसएचएम प्रूफ करने की कंडीशन यही है कि फोर्स है जो माइनस उल्टे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लगता है। अगर कोई बोलता है कि प्रूव इट इज एसएचएम, तो क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, तो वो एसएचएम है। अगर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ हो जाए तो वो एसएचएम नहीं है। मतलब फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। जैसे मेट्रो ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन गई, हर 10 मिनट में आई, ये एसएचएम है क्या? चली गई, फोर्स भी इधर ही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे इधर गई और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, तो वापस आएगी ये फिर, तो वो एसएचएम हो गया। तो वो कंडीशन है एसएचएम की। स्पाइरल को अगर तुम दबाओगे तो इस तरह से, तो बिल्कुल एकदम, मतलब हर एक चीज का एक लॉजिक है बेटा, उस लॉजिक को सेट करना है दिमाग में। कोशिश करोगे, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा। और सीबीएसई के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तो बहुत आसान है। जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबके सीबीएसई में 90 प्लस आएंगे, 100%। वो गारंटी मेरी है। सीबीएसई में 100% है कि जो बच्चे यहाँ क्लास में है सबके 90 प्लस आएगा। वो तो मेरे को पता है यार, हर साल का इतने दिन हो गए यही कराते हुए। सीबीएसई का तो, सीबीएसई में अभी भी जो चैप्टर हमने कर लिए, क्लास में जाओगे तो तुम्हें सब कुछ आता होगा। आता है ना बेटा? ये तो नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कंपटीशन की बात आती है तब लेवल अलग हो जाता है बेटा। अरे देखो इधर, अरे भाई साहब इधर देखो, मोहन तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारी आवाज आई थी शायद। अच्छा अच्छा, ये आ गया। तो 1/t, टी क्या आ गया बेटा, I/mb और 2 पाई आई, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई I/mb। मेंस भी हो गया, ये भी हो गया, सीबीएसई भी हो गया। टॉर के ऊपर की जितने क्वेश्चन हमने बात करनी थी कर लिया। अरे क्यों नहीं होगा, बातें खाली छोटी मत किया करो। हाँ, अरे 4/7 था। जैसे ये स्पाइरल के शेप में जल्दी समझोगे बेटा। ये लो, ये ऐसे है, इसको यहां तक दबाया मैंने, यहां तक दबाया बेटा, तो फोर्स इधर लगा कि नहीं? ठीक, तो ये फिजिकल टू kx लिखूंगा कि नहीं? और फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? हाँ, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अरे वो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या यहाँ पे अलग चीज आ गई, स्प्रिंग नहीं है तो ये अलग कांस्टेंट आ गया। वो सब कुछ कराना है बेटा। अब देखो, सबसे सबसे बड़ा सेटबैक क्या है, एक जनरल मैं जैसे सोचता हूँ। अब जैसे मैंने जैसे सर ने मेरे को बोला कि ये बच्चों का कोई लेवल ही नहीं है, फिर मैंने बोला कि ऐसा करता हूँ सर, सीबीएसई का कराता हूँ इनको, एनसीईआरटी कराता हूँ।
मेरे को तकलीफ हुई इसमें, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आधे बच्चे पढ़ते ही नहीं है घर में। मतलब मैं किसी को जनरल नहीं कह रहा, लेकिन देखो मेरे ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो अच्छा कराना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं सोचूंगा कि यार चल सीबीएसई करा देते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दें। जाएगी क्लास, जाएगी, कोई बात नहीं, चली गई 2 क्लास। मेरे को वो 2 क्लास का गम होगा, अफसोस होगा, लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि घर में कोई पढ़ता ही नहीं है, तो मेरे को यही पढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं तो क्या चाहता था कि अभी 3 महीने में 4 महीने में फटाक से खत्म करेंगे, उसके बाद मैं अभी सिलेबस आगे कराने लगता। लेकिन मैंने देखा कि टेस्ट हुआ, आधे लोग डेरिवेशन नहीं कर पाए, मैं पीछे, मैं अपने आप बैकफुट में आ गया अपने आप। फिर मैं बैग ये कराने लगा। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा यार अगर ये सीबीएसई स्कूल में फेल हो गए तब फिर मेरी आफत। तो मेरे को फिर मैंने सोचा कि चलो यार एनसीईआरटी कराता हूँ। फिर मैंने सोचा एनसीईआरटी के बाद फिर वो प्रॉब्लम आएगी कि ये करेंगे नहीं, तो मैंने सोचा एससी वर्मा के क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ दिमाग में कम से कम कुछ सेट तो होगा। लेकिन मेरा अंदर से जो पर्पस था वो ये था कि 4-5 महीने के अंदर फटाक से सिलेबस खत्म करो 12th का, उसके बाद रिवीजन कराओ 11th का कराओ, और फिर उसके बाद एकदम से कंपटीशन का कराओ। लास्ट के जो 2 महीने बचे उससे मैं प्री बोर्ड से पहले लगातार रोज टेस्ट लो और क्वेश्चंस कराते रहो, डाउट्स कराते रहो, फिर से सिलेबस एक बार करा दो। तो जो मेरी जो प्लानिंग थी वो इस तरह की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सेटबैक आपकी तरफ से है बेटा, क्योंकि घर में नहीं करते हो, हम करें तो क्या करें? मतलब अब आप ही बता दो कि ये सॉल्यूशन है सर, हम करेंगे, आप कर, मैं अपने आप ही कराऊंगा। मेरे को तो सब कुछ कराना है, रोटेशनल आता नहीं है तुम्हें, एसएचएम आता नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पूछूंगा वो नहीं कर पाओगे। अब ये थोड़ी है कि ये सब, चलो 11th में आपने जो पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, कोविड था, सब कुछ था, सारी है, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब तो आमने सामने बैठे हैं, फेस कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली सिचुएशन आप जान सकते हो, मैं जान सकता हूँ। खाली नंबर लाने की स्कूल का और ये सब वो एक अलग सिनेरियो हो गया बेटा। हो सकता है नंबर कम है, अगर हम स्पीड में कर रहे हैं, सिलेबस कर लें 3 महीने में, 4 महीने में सिलेबस कम कर, स्कूल में नंबर नेचुरली कम आएगा, टॉप नहीं करोगे, आप 60% पे ही रह जाओगे। लेकिन इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में। मतलब अगर जनरल बात करो तो ये तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, आप हर समय टॉपर थोड़ी हो सकते हो। टॉपर होने के लिए सिर्फ एक चैप्टर करो, उसी का करो, करो, आप वहां टॉप करोगे, लेकिन आईआईटी में आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंट्रेंस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ तो बड़ा डबल गेम हो गया जाता है, मैं करूं तो क्या करूं? नहीं, मतलब मेरे पास तो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है। दिक्कत ये है बेटा, और कोई नहीं है। मेरे को तो अभी आज ईएम वेव्स स्टार्ट करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना था, और अगले हफ्ते और 10 दिन के अंदर एसी करके ये खत्म करना था बुक, सेकंड बुक स्टार्ट करनी थी। लेकिन क्या सेटबैक क्या है कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं, आप एनसीईआरटी के ही करा दो क्वेश्चन। मतलब अल्टीमेट तो सबका लॉस हुआ ना, किसकी वजह से? कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है घर में, क्या करें? फीस दी है उन्होंने, पढ़ाना तो है ही है हमें। नहीं, आप मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा है, और हर जगह ये प्रॉब्लम है। ये मतलब ये हमारे साथ क्या, हर कोचिंग में प्रॉब्लम है ये। मतलब आप अगर थोड़ा सा एवरेज घर में पढ़ने लगो तो मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है फिर। अब मैंने जब ये बात बोली तो बोलते हैं सर आजकल केमिस्ट्री के चक्कर में ये टाइम नहीं दे रहे फिजिक्स, मैं तो क्या करूं फिर? मैं तो पीछे फिर गड़बड़ हो गया कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं उसके? मैं मतलब मेरी इसमें क्या गलती है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है तो? केमिस्ट्री ज्यादा थोड़ी है, उसमें इतने क्वेश्चन थोड़ी घूमते हैं, स्ट्रेट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री सबसे आसान आता है, फिजिक्स सबसे घुमाने वाला आता है, मैथ्स घुमाने वाला आता है, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं? अब कितनी सारी बात कर दी मैंने, इनवर्स की बात कर ली, ये कर दी, वो कर ली, सिर्फ इसीलिए कि मेरे को पता है यार कि मैं रोज यही काम कर रहा हूँ, पेपर ही देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनके पेपर देख रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ, किस लेवल पे आ रहा है पेपर। 2 साल से पेपर का लेवल डाउन हो गया है आईआईटी मेंस का, लेकिन ऐसा भी डाउन नहीं हुआ है कि आप लोगों के लिए एकदम बोली वो 10।
हुई है कि आपसे तो वो लिंक, ये चीज दो सॉल्यूशन है। ना फिर उसके बाद तो मैं रुकूंगा ही नहीं, फिर वो जाने उनके काम जाने, मैं करा दूंगा बोर्ड में नंबर आ जाए, फिर उनके दूसरे बच्चे जो IIT में ना, ये क्वेश्चन है। और वो मैं गलत करूंगा अगर उन ये ये मेंटल प्रेशर है मेरे साथ, तो मैं तो क्या करूं, मेरे को, मैं रास्ते तो बता रहा था, ये मेरे को स्टूडियो में मिले थे, मैंने बोला था बेटा आप करेंगे NCERT और ये सब करेंगे, उसका रीजन है ये, आप कर अब स्टार्ट करते हैं अभी या ये जो चीज है ना, ये एग्जाम में आई हुई है क्वेश्चन, CBSE में भी आ सकता है, टाइम पीरियड निकालना। ठीक, स्कूल के उसमें भी दे सकता है कहीं से, 2I/mg, वैसे तो ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है CBSE से। ठीक है, दो चैप्टर को वो लिंक नहीं करते। अब अगला देखते हैं, टॉर्क हो गया, पूछा गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, गॉस थ्योरम क्या है, समझाओ तो बेटा, वो किस लिए आता था? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के काम आता था गॉस थ्योरम। अब कोई चार्ज है, इसको किसी सरफेस के अंदर बंद करें, तो इसको टोटल फ्लक्स निकलता था Q/ε0 था। ठीक, अगर एक चैप्टर केमिस्ट्री का करते हो तो दो चैप्टर, एक मैथ्स का भी करना पड़ेगा, एक फिजिक्स का भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, तुम कैसे करो, क्या तुम्हें करना है। और जो फ्लक्स है बेटा वो क्या था, E.ds। ठीक, अब अगर यही लगाना है तुम्हें किसमें, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट पे लगाना है, तो मैग्नेट क्या होता है बेटा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी, साउथ पोल पे एंटर कर रही है। चलो खैर, ऊपर वाला सब देखता है, करोगे तो बेटा अच्छे से करा दूंगा, नहीं करोगे तो फिर बस आई एम हेल्पलेस। यहाँ पे अगर कोई ऐसा सरफेस लो, उसका फ्लक्स क्या होगा, इस, हाँ B.ds होगा, इसका जीरो थोड़ी होगा। अरे कुछ होगा ना बेटा, यहाँ से फील्ड लाइंस निकली कि नहीं निकली, B.ds होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एरिया कितना है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं बेटा कि इस चार्ज, ये मैग्नेट को टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है इससे, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा, तो वो क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ पे एंटर चली गई, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया ना। गॉस थ्योरम में तो गॉसन सरफेस था जिसके अंदर इंक्लोज करते थे। अब अगर आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि ये नॉर्थ पोल को खाली इनक्लोज कर लें ऐसे, तब कितना फ्लक्स होगा बेटा, बताओ, थोड़ा और सोचो बेटा, कितना फ्लक्स होगा बताओ, सोचो। अभी भी जीरो होगा, क्यों, यहां से निकली फील्ड लाइंस, यहाँ पे एंटर की, यहां तक आके रुकी नहीं, जितनी निकली उतनी यहां से चली गई, तो वही तो नेट फ्लक्स है ना, कोई छोटी एरिया नहीं, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना हुआ नेट फ्लक्स, तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, 50% हो ही नहीं सकता। ऐसे रखोगे तभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बाहर जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो पॉजिटिव होती हैं, अंदर जो जा रही हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो ये गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये फ्लक्स E.ds Q/ε0, सरफेस एरिया। मैग्नेटिज्म में क्या आएगा, B.ds जीरो, क्लोज गॉसियन सरफेस,
लेकिन बार मैग्नेट की जगह अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तब तो होगा, जैसे वो वाला केस था। ये तो जीरो होगा, गॉस थ्योरम है ना बेटा। हाँ, क्योंकि खाली मोनोपोल नहीं होता है, ये नहीं है कि खाली नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि नॉर्थ पोल जहां होता है वहां साउथ पोल भी होता है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि स्पिन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे स्पिन करेगा तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, या जो भी है। ये राइट हैंड है ना, तो इलेक्ट्रॉन में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब मैं बीच से थोड़ी काट दूंगा इसे कि ऐसे होगा। तो मोनोपोल एक हाइपोथेटिकल सोच है। हाइपोथेटिकल मतलब कि खाली इमेजिनरी है, वो एक्चुअली होता ही नहीं है बेटा। तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? बीच में क्यों होगी वीक? पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट को तो बनाया ही ऐसा है, अगर स्पिन ऐसे है तभी तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। वीक क्या, वो तो और ज्यादा कंसंट्रेट करेगी। मैग्नेट को तोड़ दो तो क्या होता है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? 1/, आधी हो जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पिन्स आधी हो जाती हैं। लॉजिक एकदम है। ये नहीं है कि मैंने तोड़ दिया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ अलग। जैसे ही तोड़ोगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर साउथ नॉर्थ। जैसे ये मैग्नेट है बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे ही मैंने यहां से तोड़ दिया तो बेटा ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। हाँ, तो ये नहीं ये मिल जाएगा क्योंकि साउथ नॉर्थ है, उल्टा नहीं मिलेगा। तोड़ के देखना, उसमें मार्क कर देना पहले 1 2, फिर दूसरे पास। अरे तो ऐसे चिपकेगा यार, ये उलट करके इधर चिपक जाएगा, उलट जाएगा फिर चिपक जाएगा ना। या मतलब ये तो चिपकेगा ही ना, साउथ नॉर्थ है। ये जब चिपकाना चाहोगे तो साउथ साउथ नहीं चिपकेगा, नॉर्थ नॉर्थ नहीं चिपकेगा, उलट जाएगा तब। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब वैरायटी तो 100% इतनी ज्यादा है कि आप क्लास में कैसे डिस्कस करोगे? जो टॉपिक उठाओ उसके बाद कितने हजारों में है क्वेश्चन। नहीं समझ गए? ऐसे का तो पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहता है, क्या हो जाता है? आधा हो जाता है शायद पोल स्ट्रेंथ, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो जाएगा। ये एक बार देख लेना बेटा, नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि सीबीएसई में दिया नहीं है, कंपटीशन में आ सकता है कि मैग्नेट तब क्या होगा, और अगर मैग्नेट को इस तरह से तोड़ें तब क्या होगा। कंफर्म कर लेना बेटा, इस तरह से काट दें तब क्या होगा। मेरे को लगता है आधा हो जाता है इसमें भी, लेकिन एक बार चेक कर लेना। साउथ नॉर्थ नहीं, ये तो वैसे ही रहेंगे, साउथ नॉर्थ तो वैसे ही रहेंगे, उसकी पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वो कम हो गई ना, मैग्नेटिक डोमेन्स। ये चीज है। अब देखो क्या है कि जैसे मेरे को डाउट है तो मैंने बोला देख लेना आप। मैंने 100% नहीं बोला, इसीलिए ये क्या फायदा कहीं गलत बोल दूं और याद रह जाए तुम्हें। नहीं तो तब ना कर देता हूँ, जैसे कुछ चीज क्योंकि मैं ऐसे हवा में कैसे बोल दूंगा, कहीं किसी बच्चे ने याद कर लिया तब क्या होगा। देन आई एम ए कल्प्रिट। ऐसे कम से कम नेट वाले में कहीं देखेगा तो कुछ तो होगा। तो ये नेट में चेक कर लेना आप। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या था इसमें और? अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो, खोल ले। मैग्नेटिक इफेक्ट, इस मिनट में पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं बेटा। सर आप एटम एज अ डायपोल करा दोगे प्लीज, वो नहीं करा शायद। क्या है बेटा एक्सेल पे? सर एटम एज अ डायपोल। एटम एसिड डायपोल वो बता देता हूँ। ये है ना बेटा, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एडमिट कर दो। हम लोगों ने देखा ही नहीं ये। अच्छा कौन है ये? देखो इलेक्ट्रॉन यू जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट रेडियस इसका आर है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था? आई इंटू ए, ये तो हमने किया है। क्लियर? अब आई क्या होगा बेटा? क्यू बाय टी। आई तो यही होगा, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर सेकंड। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन की बात की इन्होंने, तो माइनस ई बाय टी, माइनस ई बाय टी। और एरिया क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाय टी। ठीक, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में बेटा ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे म्यू करके ऐसा कुछ लिखा होगा। ये आ गया, ये छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स की जो वैल्यू आएगी ये आ गई बेटा, आई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। मतलब लॉजिक कितना आसान है। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो ये बना। एंगुलर वेलोसिटी दी होगी, रेडियस दिया होगा 1/2। अरे वो एक एक स्पिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आ गया बेटा समझ में? यस। हाँ यही है बेटा। हो सकता है थोड़ा सिंबल अलग सा यूज किया हो। आ जाओ क्वेश्चंस में, पेज नंबर 200। नहीं उससे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म में तो बहुत सारी चीजें कट गई हैं सीबीएसई से, ठीक है ना? वो तो हमने कर लिया पहले के लेवल तक। मैग्नेटिज्म में हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब आप अगर बैठोगे ना देखोगे तो सीबीएसई से बहुत ज्यादा हट गया है, ठीक है ना? लेकिन हमने सारा कर लिया है। बार मैग्नेट ऐसे इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 176, पहले पेज नंबर 176 निकालो। है क्या बुक तुम्हारे पास? पेज नंबर 176 यार उसको अरे ये देखो, अभी बता रहा हूँ आगे तुम्हारे। ये बार मैग्नेट है बेटा, एक इसमें रिंग सी ली और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। एक रिंग ली बेटा बार मैग्नेट में, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो वो क्या था? म्यू नॉट आई था ना, ए बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अभी अभी किया ना ये डेरिवेशन। तो बेटा यहाँ पे देखो, आई करंट है या नहीं, टोटल नंबर ऑफ करंट, ये थिकनेस है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई ए स्क्वायर। ये आ गया यहाँ तक, एक बार यहाँ से पढ़ लो यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या है, इसे -L से +L पे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई।
और मैग्नेटिक मोमेंट ये आया ना, आई इंटू ए एरिया, हाँ आ गया ना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, एन आई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, ए ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू 0/4 2 m/r3, ये मैग्नेट बन गया। मैं कराऊं क्या, कॉपी में कराऊं, रुको करा देता हूं ऐसे, मैं सोच रहा था ऐसे समझ जाओगे, अभी मैं इसमें करा रहा हूं। समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ। ये एक स्ट्रिप ली है तुमने, ये एक्स लिया और डी एक्स थिकनेस की, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, यही था ना बेटा, जब एक्स को 0 किया था फिर मैंने बोला था कि देखो वही आ गया, यहाँ पे ऊपर एस था एक्सेस ऑफ ए बार मैग्नेट, एक रिंग के लिए किया था, रिंग के लिए किया था ना। अब अगर मैं इसमें ये बोलूं बेटा, अगर मैं इसमें मुझे मैग्नेट ऐसे इक्विवेलेंट सोलोनॉइड प्रूफ करना है, तो ये एक्चुअली क्या है, सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड है, और ये बार मैग्नेट जैसे बिहेव कर रही है, मतलब ये वाली चीज है ये, और ये मैग्नेट बार मैग्नेट जैसे बिहेव कर रही है। ये आपने एक्चुअली ये जो फॉर्मूला था एक्सेस ऑफ एक सिंगल रिंग के लिए किया था। अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई, एन इंटू डी एक्स, टोटल ये हो गई ना, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ क्या होगी, एन इंटू डी एक्स, तो ये क्या आएगा, एन की जगह एन आई आ गया ना, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न की वजह से किया था ना ये, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये आ गया बेटा, तो ये आ गया ना, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बाय 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया डीबी। क्लियर, यहां तक आ गई बात समझ में सबको। अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट कर दूं, ये प्लस एल है, ये तो माइनस एल से प्लस एल पे इंटीग्रेट कर दूं, किसको करूंगा बेटा, एक्स को करूंगा dx के फॉर्म में, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये सारा तो बाहर आ जाएगा, हाँ वो ये मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये यहाँ पे ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये तो हाँ 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 हाँ, ए स्क्वायर पता है ये, और टोटल कितनी है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बेटा, आर है, तो ये एक्स की जगह क्या लिखोगे, इससे कितनी डिस्टेंस आएगा, आर माइनस एक्स, आर ये है बेटा, इससे एक्स चला गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एक्स 3/2। अब ठीक है, अरे ये वाला फॉर्मूला पता था ना, इस फॉर्मूले में ये लिया था आपने, मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला था म्यू नॉट आई
बाय 2a² प्लस x², ये था 3/2, ए था कि नहीं, a² था कि नहीं, ये फॉर्मूला था कि नहीं। अब सुनो इधर, फिर से नहीं आएगा समझ में बेटा इसमें, ठीक है। आई एक टर्न के लिए था, अगर n नंबर, एक मिनट पूरी बात तो सुन लो यार, तभी यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n ही आएगा कि नहीं। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल n है तो dx में कितनी लेंथ होंगी, n dx होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो n तो वो आ गया बेटा। अच्छा अब देखो, ये जो डिस्टेंस था ये इसका रेडियस था, और ये x क्या था, इसके सेंटर से डिस्टेंस थी। अब मैंने रिंग ये ली है बेटा, इसका रेडियस तो a है, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी आएगी, r, ये चला गया, इसे x कम कर दो तो r - x का स्क्वायर लिखेंगे ना। अरे तो ये l तो आधी l ये है, आधी l ये है, इसके सेंटर से x मैंने दूर पे एक रिंग बनाई है, उसकी थिकनेस dx है, dx में कितनी रिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स ये आ गई ना बात। तो n(i)a² dx आ गया, क्लियर, ऊपर का क्लियर हो गया। अब नीचे क्या था बेटा, ये तो है इसका रेडियस, और x क्या है, इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ये r है, इसमें से x चला गया, तो r - x का स्क्वायर हुआ कि नहीं। आ गई बात समझ में बेटा। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, -l से l पे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो। अरे तो dx है ना, r³ ले लो, इसे x मत लो, ये था ना r³ ले लो बेटा, इसे r² हुआ कि नहीं हुआ ये, अदरवाइज फिर दिक्कत आ जाएगी। When r is very greater than a, r अगर l से भी ज्यादा है तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना बेटा x। अब इस लेवल का इंटीग्रेशन किया नहीं है ना आपने, dx ये प्लस ये किया नहीं है ना। अरे ये वाला किया है इस टाइप का, अगर किया है तब तो वैसे कर लो, और नहीं किया है तो इसे r, ये पूरे को r ले लो, पूरे सिस्टम को r³ कर दो, ये बाकी नेग्लेक्ट कर दो, ये कर दिया तो फिर ये इस फॉर्म में आ गया। हम्म, यही आ गया बेटा। अगर इसे r³ ले लेते हैं, कांस्टेंट है, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2l।
एक बात देखो बेटा, ये क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, आई इंटू ए, ये नंबर ऑफ टर्न्स आई, एरिया क्या आएगा पाई ए स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें ये इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई कर दो, पाई का डिवाइड कर दो, और फिर वो उसे कैपिटल एम लिख लो। तो ये क्या है, बार मैग्नेट एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता, जो हमने डेरिवेशन की थी पहले, किसी बार मैग्नेट के एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, अरे ये रखो एक बार, तो इससे ये प्रूव हो गया कि बार मैग्नेट एक सोलोनाइड जैसे या सोलोनाइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। ये वाली चीज रख दो ना बेटा यहाँ पे, ये भी है देखो, 2L भी है, N भी है, I भी है, पाए का मल्टीप्लाई कर दो और पाए का नीचे भी कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आ गया, आ गया। अरे तो क्या नहीं आया यार, अब यहाँ पे पाया और पाए का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये चीज तो आ गई कैपिटल एम, म्यू नॉट एम बाय, यही तो फॉर्मूला था बेटा एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। तो जब बार मैग्नेट के एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड कराया था, उस पे आ जाओ बैकअप, थोड़ा सा 2-3 क्लास पहले कराया था। हाँ, पाए मल्टीप्लाई कर दो, पाए डिवाइड कर दो। अरे पाए होता तो लिख सकते हो ना ये, क्योंकि यहाँ पे एरिया चाहिए ना बेटा, पाए आर स्क्वायर, पाए का मल्टीप्लाई किया, पाए का डिवाइड कर दिया। आ गया, गुड, परफेक्ट। भी ले आया करो बेटा, ठीक है ना। अरे ये खत्म करते हैं अब, जल्दी से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक बार, एनसीईआरटी का ये करके ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे ऐसा करेंगे 15-20 मिनट में क्वेश्चंस कर लेंगे। अरे एनसीईआरटी मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि कराया नहीं, फिर वही बात आ गई। अरे तो कैसे मना लोगे यार, अरे तो ये मना लेंगे तो दूसरे बच्चे तो चिल्लाएंगे, और नंबर नहीं आया तब किसी के, तब कौन गारंटी लेता है। अरे गलती कोई किसी की मानता है, इंस्टीट्यूट की गलती होती है कि पढ़ाया नहीं। अरे गलती यार वो अल्टीमेट वो टीचर के ऊपर आती है सारी बातें। अरे तुम नहीं मानते, यहाँ तो यही है ना। यार आदि हमारे पास है ना। चलो मिलते हैं कल शाम को, ठीक है, और कर लेना ये सारा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए सब कुछ। टॉपर ऑपर की बात मत सोचो, जनरल हो जाए, का लेवल आ जाए कम से कम, फिजिक्स की वजह से रुके ना आपका आईआईटी नहीं।